समझ नहीं आ रहा अपने सैलरी इंक्रीमेंट का क्या करूं। बेटा इतना क्या सोच रहा है? अपने म्यूचुअल फंड्स के एसआईपी का टॉप अप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। क्या? समझ में नहीं आया। बेटा इतना क्या सोच रहा है? अपने म्यूचुअल फंड्स का एसआईपी टॉपअप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। अब समझा। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। शेखर से सवाल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सबिका सैयद और हमारे साथ है द प्रिंट के एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता। शेखर, बिहार इलेक्शन से आप कल ही लौटे हैं। हमारे पास काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल भी आए हैं बिहार पे भी और जियोपॉलिटिक्स पे भी। हमारी ऑडियंस जियोपॉलिटिक्स की ऑब्वियसली बहुत क्यूरियोसिटी रखती है। पहला सवाल शेखर तपेश मजुमदार का है। बिल्कुल, हमारे रेगुलर व्यूअर रीडर हैं और हमारे मेंबर हैं। तपेश जी, खुश रहें आप। बिल्कुल। तपेश जी पूछ रहे हैं कि एनडीए ने क्या सही किया कि नीतीश कुमार को खुले रूप में सीएम का फेस घोषित ना करके? क्या ये एक रणनीतिक कदम था या ये फैसला एनडीए को महंगा पड़ेगा? देखिए, पहले उन्होंने उसका नाम नहीं लिया था क्योंकि हो सकता है कि या तो डर रहे हो कि उसकी सेहत कैसी है, सबको पता तो है इतनी अच्छी नहीं है। जिसको कहते हैं अंग्रेजी में ही है सब गुड मोमेंट्स सम बैड मोमेंट्स। तो उनका वो चलता है। कई बार थोड़ा रास्ता भूल जाते हैं, कई बार बिल्कुल ठीक होते हैं। मैंने उनको देखा एक पब्लिक मीटिंग में, नीतीश कुमार, एक उनकी रैली थी मसौड़ी, एक क्षेत्र है करीब पटना से 40 किलोमीटर दूर है, रिजर्व सीट है। और वहाँ पे वो अपना स्पीच दे रहे थे और स्पीच जो दे रहे थे वो बिल्कुल उनके पास कागज़ था, पढ़ के उसमें से बोले। उसके पहले पढ़ के नहीं बोलते थे, पढ़ के बोले लेकिन ठीक बोले, कोई गलती नहीं करी। वहीं से लोगों ने थोड़ी उनकी मदद करी, मंच पे चढ़ाया, मंच से ये नहीं कि किसी ने उठा के बिठाया। तो उनके गुड मोमेंट्स होते हैं, बैड मोमेंट्स होते हैं। तो उसमें खतरा था बीजेपी को और थोड़ा बहुत लालच भी होता है कि जैसे इनकी हालत इनके नाम से चुनाव जीत लें, फिर अपने किसी को बना देंगे, किसी को ले आएंगे। हालांकि बीजेपी के पास ऐसा कोई आदमी अभी है नहीं। अगर बनाते भी किसी को, हो सकता है कि वो उनकी पार्टी से किसी को बोलते हैं भाई तुम टूट के आ जाओ, तुमको बना देते हैं। बीजेपी तो इंपोर्ट करती है टैलेंट हर जगह से। हिमंता बिस्वा शर्मा सबसे अच्छा उनका उदाहरण है। असम में वो तो कांग्रेस के बड़े मंत्री थे। तो बीजेपी ये काम करती है। लेकिन हो सकता है कि शुरू में अपने ऑप्शंस वो ओपन रख रहे थे, लेकिन फिर लगा जब सवाल बार बार उठ रहा है कि आप किसको बनाएंगे, और उनको ये समझ आ गया कि जो वोट एनडीए को आता है बिहार में, अब वो अभी भी नीतीश के नाम से आता है। तो बीजेपी का जो अपना वोट है बिहार में करीब 19-20% है, उनका कमिटेड बीजेपी का वोट है। जीतने के लिए उससे ज़्यादा चाहिए, वो नीतीश कुमार के नाम से बीजेपी को आता है। नीतीश कुमार की अपनी कास्ट तो 3% ही है, कुर्मी। जब नीतीश कुमार खुद भी अपने आप इलेक्शन लड़े थे 2014-15 में, तब उनका भी करीब 16-16.5% अपना वोट भी आया था। तो वोट उनके नाम से आता है। दूसरा, जो महिलाएं बिहार में, उनमें नीतीश कुमार बहुत पॉपुलर हैं। तो जैसे ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में महिलाओं में बहुत पॉपुलर है, ऐसे ही बिहार में नीतीश कुमार महिलाओं में बहुत पॉपुलर है। तो सब देख के बीजेपी को लगा, थोड़ा सा अंदेशा हुआ कि बात ठीक नहीं करी। और हमारे जैसे लोगों ने सवाल भी बहुत पूछे कि आप क्यों नहीं बता रहे हैं। तो उन्होंने फिर अपने स्पीचेस में कहना शुरू किया कि यहाँ पे मुख्यमंत्री की कोई वैकेंसी नहीं है। तो हम क्यों बोले कौन बनेगा, जबकि मुख्यमंत्री तो है ही हमारे यहाँ, हमारे पास कोई वैकेंसी नहीं है। ये पिछले 3-4 दिनों में, पहले राउंड चुनाव के 2 दिन पहले बीजेपी ने कहना शुरू किया है। तो उन्होंने इसके ऊपर एक करेक्शन करी है और अब कुछ इस बात में डाउट नहीं है कि बीजेपी कोई अपने ऑप्शंस खुले नहीं रख रही है। बाकी अब देखते हैं कल को चुनाव का नतीजा क्या आता है, उसके ऊपर निर्भर करेगा। शेखर, एक और काफ़ी पॉपुलर इलेक्शन जो रिसेंटली में हुआ है वो एनवाईसी न्यूयॉर्क सिटी के मेयरल इलेक्शंस थे। अगला सवाल इसी पे है, सत्या प्रज्ञान दास ने भेजा है। वो पूछ रहे हैं कि क्या जोहरान ममदानी की जो जीत है वो डेमोक्रेटिक पार्टी को दोबारा एक ऊर्जा देगा या उसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव एक स्थिति लेने के लिए प्रेरित करेगा, बजाय इसके कि वो सेंट्रिस्ट रहे। अभी यूएस के डेमोक्रेटिक पार्टी लगभग यूरोप के सभी सेंटर लेफ्ट या सोशल डेमोक्रेटिक पार्टीज के राइट की तरफ है। देखिए, इसका फ़ायदा होगा क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी का मोराल अप हुआ है। न्यूयॉर्क तो खैर बहुत बड़ा एक शहर है, बड़ी विजिबल विक्ट्री है। ये भी है कि न्यूयॉर्क आमतौर पे डेमोक्रेटिक सिटी है और न्यूयॉर्क स्टेट भी जो है डेमोक्रेटिक स्टेट है। इसको ब्लू स्टेट बोलते हैं। हमेशा वहाँ
राष्ट्रपति के चुनाव में भी डेमोक्रेटिक पार्टी जीतती है। इसके अलावा कुछ और भी चुनाव हुए, न्यू जर्सी में हुआ, न्यू जर्सी में एडिसन जैसे हुआ, वहाँ पे इंडियंस की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। उसमें अचानक ट्रंप का बहुत वोट गिरा, तो उससे नज़र आया कि ट्रंप ने जो इंडिया के ऊपर अपनी पॉलिसी ली है उससे इंडियन वोट जो वहाँ पे है उसका उन्हें नुकसान हुआ, तो वो भी रिपब्लिकन हारे हैं। कुछ और भी जगह डेमोक्रेट्स जीते हैं, तो डेमोक्रेट्स के लिए ये मोरल बूस्ट तो है। लेकिन डेमोक्रेट्स के अंदर बहुत बड़ी एक डिबेट है, और डिबेट के अलावा एक घबराहट भी है। वो ये है कि अगर हम बहुत ज़्यादा लेफ्ट को गए, क्योंकि डेमोक्रेट्स में भी प्रोग्रेसिव्स हैं, जैसे AOC है, अलेक्जेंड्रा ओकेसियो-कॉर्टेज जो न्यूयॉर्क की हैं, तो वो बिल्कुल हार्ड लेफ्ट की हैं। तो ऐसे जो हार्ड लेफ्ट के लोग होते हैं आमतौर पे अमेरिका में वो इंडिपेंडेंट ही बन जाते हैं, जैसे कि बर्नी सैंडर्स अभी इंडिपेंडेंट है, वो डेमोक्रेट्स को इंक्लाइंड है, लेकिन उनको लगता है कि डेमोक्रेट्स उनके जितने वो लेफ्ट हैं इतने डेमोक्रेट्स होने को तैयार नहीं है, इसलिए वो बाहर हैं। मुझको नहीं लगता कि डेमोक्रेटिक पार्टी लेफ्ट की तरफ जाएगी, डेमोक्रेटिक पार्टी सेंटर की तरफ रहेगी और थोड़ी सी ज़्यादा इश्यूज़ पे थोड़ी राइट ऑफ सेंटर रहेगी, ख़ास करके नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन अफेयर्स के ऊपर और इकोनॉमी के ऊपर भी। अब वो समय निकल गया कि वो इसको लेफ़्ट राइट फाइट बना सके, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो भी कौन से राइट के हैं, वो तो अपनी पॉलिसी बनाते हैं ना। जो मेगा है, मेगा क्लासिकल रिपब्लिकन पार्टी नहीं है, तो उसके साथ आप लेफ़्ट राइट अभी नहीं कर सकते हैं। अब ट्रंप को अब देखिए पॉपुलिस्ट भी हैं, वो ये कहते हैं कि मैं ओबामा केयर बंद नहीं करूँगा, ये बड़ी फ्लॉड है, मैं इसको इम्प्रूव करूँगा। तो वो ये नहीं कह रहे कि जो आम आदमी को वहाँ पे सुविधा मिल रहा है उसको मैं वापस कर लूँगा। वो आइडियोलॉजिकली नहीं बोल रहे हैं, वो अपनी पॉपुलिज्म में बोल रहे हैं। तो ये पेचीदा मसला है, मुझे लगता नहीं कि डेमोक्रेटिक पार्टी ज़्यादा लेफ्ट की तरफ जाएगी। अब देखिए लेबर यूके में वो भी जेरेमी कॉर्बिन को छोड़ के फिर सेंटर की तरफ आई। जिसको भी वोट चाहिए मेजॉरिटी, उसको सेंटर की तरफ आना ही पड़ेगा, या थोड़ा राइट ऑफ सेंटर, खास करके अमीर देशों में थोड़ा सा राइट ऑफ सेंटर होना पड़ेगा। यूरोप में एक मिक्स्ड रिजल्ट है, कुछ देशों में कुछ लेफ्ट ने बेहतर किया है, लेकिन इंक्रीजिंगली अब राइट की पार्टीज और हार्ड राइट की पार्टीज, ये शुरू हुआ था जैसे कि अब मान लीजिए इटली में जॉर्जिया मेलोनी के साथ, फिर उसके बाद फिनलैंड में, स्वीडन में, अब स्लोवाकिया में आप देख लीजिए, तो वहाँ पे ज़्यादा इस समय राइट की तरफ रुझान है। उसका कारण ये है कि जो इमिग्रेशन है, और ख़ास करके इमिग्रेशन जो फेल्ड स्टेट्स हैं मिडल ईस्ट की, सीरिया, लीबिया या उससे दूर थोड़ा अफ़गानिस्तान, जो फेल्ड स्टेट भी इसलिए है कि वेस्टर्न पावर से जाके फेल किया है उनको, इराक, तो यहाँ से जो बहुत लोग आ गए हैं और वो अपने अपने एरियाज़ में रह रहे हैं, तो पॉपुलेशन नज़र आती है, उससे एंटी इमिग्रेंट मूड हो गया है और उस एंटी इमिग्रेंट मूड से वहाँ पे राइट को बहुत फ़ायदा हुआ है। तो अमेरिका में भी इस समय एंटी इमिग्रेंट मूड है। तो मैं नहीं समझता कि ये ट्रंप के जाने तक ये मूड बदल जाएगा। तो डेमोक्रेटिक पार्टी को भी इसको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, क्योंकि एक जो चार्ज है, लांछन है डेमोक्रेटिक पार्टी के ऊपर जो उनको चिपकता है, वो ये था कि आपने बॉर्डर बंद नहीं किया। आपने कहा कि हम बॉर्डर बंद कर रहे हैं, लेकिन आपने बंद नहीं किया। और सच्ची बात है कि वहाँ लाखों लोग या मिलियंस लोग वहाँ पे आ गए अनऑथोराइज्ड, इलीगल। उसमें बहुत हमारे भी थे, इंडिया से भी जो डंकी बिजनेस चलता है हमारे यहाँ, तो वो भी बहुत गए। और फिर वहाँ जाके लोग अपना पासपोर्ट फेंकते हैं, फिर कहते हैं मुझे अपने देश में खतरा है, मुझे असाइलम दो। फिर वो प्रोसेस चलती रहती है, उसके बीच में शादी करा ली, बच्चे कर लिए। वो एक तरह से जिसको कहते हैं चेंजिंग फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड। तो ये 4 साल में बाइडेन ने नहीं रोका, या रोक नहीं पाए, या विल पावर नहीं थी, या पॉलिटिक्स उनकी ये नहीं थी। जो ट्रम्प कहता है वो तो कंस्पिरेसी थ्योरी है कि वो जान के इनको ला रहे थे कि कल को उनके वोटर्स बन जाएं, क्योंकि इमिग्रेंट सारे डेमोक्रेट्स के वोटर होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इमिग्रेशन के ऊपर भी डेमोक्रेट्स जो हैं थोड़े से राइट ऑफ से, ज़्यादा नहीं, ट्रम्प की तरह नहीं, थोड़े से राइट ऑफ सेंटर में रहेंगे। अब इमिग्रेशन कुछ समय के लिए कंट्रोल करके रखा जाएगा। शेखर, अब अगला सवाल हमें वापस इंडिया में ले आता है। ये सवाल शुभम चौधरी ने पूछा है। वो पूछ रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी तरफ के किसी जेट को गिराए जाने का हमारे पास कोई पब्लिक इन्फॉर्मेशन है कि नहीं। एक दावा हुआ है कि हमारे जेट्स गिराए गए हैं, जबकि हमारे जेट्स कभी एयर स्पेस, हमारे अपने पर्सनल एयर स्पेस के बाहर गए ही नहीं। तो क्या ये दावा किया जा रहा है कि हमारे जेट्स जो हैं भारतीय एयर स्पेस में ही के अंदर गिराए गए? देखिए, पहली बात तो ये कि दोनों देशों में किसी का कोई एसेट मतलब ये नहीं कि मिसाइल जा रहा है वो तो एसेट नहीं है ना, वो चला दिया तो कहीं गिरेगा ही। कोई भी एसेट,
किसी भी देश का दूसरे देश की टेरिटरी में नहीं किया। ना कोई सैनिक गया, ना कोई हवाई जहाज गया, ना कोई हेलीकॉप्टर गया, ना कोई शिप गया, ना कोई सबमरीन गई। ये सब, और अब वो ज़माना भी चला गया जब आप कहीं जाके लड़ते थे। अब सब कुछ स्टैंड ऑफ रेंजेस से होता है। और जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान की तो चौड़ाई जो है 300 किलोमीटर ही है, 300 350 मैक्सिमम होगी। और जो मैटर करता है पाकिस्तान में वो तो सिंध दरिया के इस तरफ वाला एरिया सारा है, बड़े शहर उनके, बड़े कंटोनमेंट उनके, बड़ी एयर बेसेस उनकी, सब वहाँ पे, जो कि 150-200 किलोमीटर के बीच में ही है। तो उसमें आराम से आप 100-150 किलोमीटर इस साइड रह के आप मिसाइल उनके ऊपर दाग सकते हैं। तो किसी का, ना उनका कोई एसेट हमारी तरफ आया, ना हमारा एसेट कोई उनकी तरफ गया। तो ये सोचना, ड्रोन्स अलग बात है, जो ड्रोन्स तो सेक्रीफिशियल होती है, उनको तो जाके मरना ही होता है, कामिकाज़े ड्रोन्स कहते हैं उनको, वो अलग चीज़ है। वो गई होंगी एक दूसरे की टेरिटरी में। आपने देखा था इंडिया में भी कितनी आ रही थी शाम को, जब आसमान में उनकी लाइट चमकती थी। तो उसके अलावा कुछ नहीं किया एक दूसरे की टेरिटरी में। तो ये सोचना कि हमारा कुछ वहाँ गिर गया होगा, उनका कुछ यहाँ गिर गया होगा, ये बेकार की बात है। दूसरी बात यह है कि भारतीय वायुसेना ने और भारत सरकार ने और हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और नेवल अटैची इंडोनेशिया में जो है उन्होंने, और एयर मार्शल भारती ने भी, जो कि डायरेक्टर जनरल ऑप्स हैं, ऑपरेशंस ऑफ IAF, उन तीनों ने कहा कि हमारे कुछ लॉसेस हुए। उन्होंने ये नहीं कहा कितने लॉसेस हुए, उन्होंने कहा कुछ लॉसेस हुए। और जैसे एयर मार्शल भारती ने कहा कि आप लड़ाई में जाते हैं तो कुछ नुकसान होगा ही ना। अब आप बॉक्सिंग मैच में भी जाएंगे, अब दूसरे को हरा भी दें तो 2-4 मुक्के तो आपको लगते ही है ना। आपका भी लिप कट सकता है, आपकी भी आंख ब्लैक हो सकती है, क्योंकि आप कोई गले लगने तो जान ही रहे हैं, आप लड़ने जा रहे हैं। तो सबने कहा कि हाँ हमारे लॉसेस हुए, लेकिन पहली बात तो ये कि सारे पायलट हमारे ठीक ठाक रहे, हमारा कोई किसी पायलट का लॉस नहीं हुआ, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। दूसरी चीज़, जैसे कि CDS, अब CDS ने ये नंबर का जो इंडिकेशन है, CDS का जो इंटरव्यू था जनरल अनिल चौहान का, जो सिंगापुर में, उनसे जब रिपोर्टर ने पूछा, मेरे ख्याल ब्लूमबर्ग की रिपोर्टर थी, कि आपके क्या 6 विमान गिरे, तो उन्होंने कहा दिस इज़ नॉट एट ऑल ट्रू। तो और जिस वेहमेंस के साथ कहा, जितना जोर लगा के कहा, उससे लगता नहीं कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप गिने जा रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप क्या पता किसके गिन रहे हैं, वो एक साइड के गिन रहे हैं, 2 साइड के गिन रहे हैं, उनका कुछ पता नहीं है। और वो इतना सीरियसली बोलते भी नहीं है, वो इफेक्ट के लिए बोलते हैं। तो मैं कहूँगा जनरल अनिल चौहान की जो लाइन कि नहीं नॉट एट ऑल, ये बिल्कुल ठीक नहीं है 6, तो ये हमारे पास अभी जो है सरकार ने बोला है वो है। लेकिन आप ये याद रखें कि जब आप अटैक करते हैं, जब आप लड़ाई में जाते हैं, खास करके जब आप अटैक करते हैं, और अटैक आप ऐसी स्थिति में करते हैं जबकि दूसरे को पता है कि आप अटैक करने वाले हैं, तो कुछ लॉसेस सोच के ही चलना चाहिए, क्योंकि लड़ाई है, कोई खेल थोड़ा है। शेखर, अब हम वॉर स्ट्रैटेजी की बात कर ही रहे हैं, तो अगला सवाल एंडल ने भेजा है। उन्होंने ये सवाल पूछा है कि स्पेस टेक्नोलॉजी जो होती है उसको वॉर में कैसे यूज़ किया जा सकता है। वो कह रहे हैं कि भारत ने हाल ही में अपनी सबसे बड़ी सैटेलाइट CMS-03 या GSAT-7R लॉन्च किया है, और कहा गया है कि ये अपने लक्षित कक्ष में पहुंच चुका है, जबकि इसे प्रमुख रूप से एक नेवल कम्युनिकेशन सैटेलाइट कहा गया है। हम एक महत्वाकांक्षी स्पाई सैटेलाइट प्रोग्राम SBS-3 भी चला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब भारत विकसित भारत के राह पे है ही, तो वो पूछ रहे हैं कि आप हमारे जो क्षमताएं हैं सैटेलाइट की, उस पर रोशनी डालिए, और स्पेशली चाइनीज़ प्रोग्राम्स के कंपैरिजन में हम अपनी टेक्नोलॉजी को ऑपरेशन सिंदूर जैसे प्रोग्राम्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए, आपने बड़े गहरे सवाल उठाए हैं। जो एक पूरी असेसमेंट है सैटेलाइट्स की, वो मेरे पास वो एक्सपर्टीज़ नहीं है, वो हमारे सौम्या पेले हैं, एक दिन मैं बोलूँगा, वो एक वीडियो करेंगी, वो आपको समझाएंगी। दूसरी बात यह है कि पिछले 7-8 साल में हमारी सैटेलाइट लॉन्चेस बहुत कम हुई हैं, और ये लगा कि जो इसरो है उसका ध्यान थोड़ा छिटक गया है, उसका ध्यान ज़्यादा हेडलाइन प्रोजेक्ट्स पे आ गया। मून मिशन, चंद्रयान जिसको बोलते हैं, या मार्स मिशन, या मैन्ड फ्लाइट, क्योंकि उन सब में, मैन्ड स्पेस फ्लाइट, उन सब में बहुत बड़ी पब्लिसिटी और बहुत बड़ी हेडलाइंस होती हैं। तो ये जो दबादब सैटेलाइट्स लॉन्च करनी थी, कम हो गई। और हमारा जो नाभिक सिस्टम हमने बनाया था, अपना नेविगेशन सिस्टम, उसमें भी कई सैटेलाइट पुरानी हो गई हैं, कईयों की एक तरह से बैटरी ख़त्म हो गई है, इस सिंपल भाषा में कहता हूँ, और कुछ हैं, कुछ बिल्कुल ही खाली हो गई हैं। तो बहुत इनएडिक्वेट सिस्टम है। तो भारत को बहुत लॉन्चेस की ज़रूरत है, और ऑप सिंदूर में भी मालूम पड़ा कि हमारे पास सैटेलाइट हमारे जो हैं
वो हैं लेकिन बहुत कम है। जितनी हमारी होनी चाहिए बहुत कम है। चीन के साथ तो खैर बिल्कुल तुलना हो ही नहीं सकती, क्योंकि चीन तो इतनी ज़्यादा लॉन्च कर रहा है। चीन छोड़ दीजिए, एलन मस्क इतनी ज़्यादा लॉन्च कर रहे हैं जी। अभी भारत सरकार ने नई प्लान बनाई है कि 2026 के शुरू से दबादब सैटेलाइट्स लॉन्च करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सैटेलाइट क्या है कि एक बार जाती है फिर निकल जाती है, फिर वो चक्कर काट के दोबारा आती है ना। तो आपके पास जब काफ़ी सैटेलाइट्स हों तो आप इधर उधर घुमा सकते हैं उनको, और आप काफ़ी एरिया कवर कर सकते हैं। ये जो सैटेलाइट अभी लॉन्च हुई है ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी हैवीएस्ट सैटेलाइट है और हमारे हैवीएस्ट रॉकेट से भी हुई है। क्योंकि उसके पहले आप देखें कि हमारे 2-3 लॉन्चेस में गड़बड़ हुई थी, या रॉकेट फेल हो गया था, या सैटेलाइट जाके उसको प्लेस नहीं कर पाया था, सैटेलाइट वेस्ट हो गई थी। और उस टाइम बड़ी चिंता का विषय हो गया था, क्योंकि कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी घूम रही थी कि कोई सैबोटाज हो रही है, कोई इसको करा रहा है। तो अब ये जो सक्सेसफुल लॉन्चेस हुई हैं ये बहुत अच्छी बात है। इससे जो हमारे साइंटिस्ट हैं इसरो में उनका हौसला भी अब बढ़ा है। तो मैं समझता हूँ कि जनवरी फरवरी आएगी तब तक कई सैटेलाइट लॉन्चेस एक के बाद एक होंगी, और उनमें से कई मिलिट्री सैटेलाइट्स होंगी। ये भी जो सैटेलाइट अभी गई ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, सबके काम आएगी। ये स्पेसिफिक मिलिट्री सैटेलाइट नहीं है। और मिलिट्री सैटेलाइट हमने मुझे लगता है 6-7 साल से कोई लॉन्च ही नहीं करी है। एग्जैक्ट जो उसका पीरियड है वो तो कभी आपको सौम्या बताएंगी, मैं उनको बोलूँगा। लेकिन अब कुछ मिलिट्री सैटेलाइट्स बन रही हैं और वो अगले साल में भेजी जाएंगी, और काफ़ी सैटेलाइट्स प्राइवेट सेक्टर को भी दी जा रही है बनाने के लिए, क्योंकि सिर्फ इसरो ही ना करे, वो सब कॉन्ट्रैक्ट करके प्राइवेट सेक्टर बनाए और उसके लॉन्चेस भी वो प्लान कर सकते हैं। तो काफ़ी कुछ स्पेस में एक्टिविटी अब होने वाली है। क्योंकि देखिए जब एक बार विपदा ऊपर आती है तब आपको बहुत बातें याद आती हैं, तब तक काफ़ी आप बोलते हैं कुछ नहीं हो रहा, हम चले जा रहे हैं। अब जब देखा, क्योंकि पाकिस्तान को तो चीन की सारी सैटेलाइट्स उपलब्ध हैं, कई बार मैंने देखा जो टेक्निकल पिक्चर्स आती हैं, जो लोग समझते हैं वो आपको बताते हैं, जब ऑप सिंदूर ऑन था तो कहाँ लड़ाई थी? जम्मू कश्मीर का एरिया, पंजाब का एरिया, राजस्थान का एरिया, गुजरात का एरिया, यही बॉर्डर जो पाकिस्तान के साथ था, वहाँ पे एक्टिविटी। उसमें किसी भी समय 7 से कम चीन की सैटेलाइट्स उसके ऊपर नहीं थी। और उनसे सारी इन्फॉर्मेशन आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान को रियल टाइम में जा रही ही थी, क्योंकि उनका तो डेटा लिंक है दोनों का आपस में। तो उसको सबको देख के समझ आया कि, और ये नहीं कि हमारे पास खबर नहीं थी, आफ्टर ऑल जो इंडियन एयरफोर्स ने जो बिल्कुल पिन पॉइंटेड मिसाइल अटैक किए, उनको पता था कहाँ पे क्या है, कहाँ पे हैंगर है, कहाँ पे रनवे है, सब बातें पता थी। और वो जो मिसाइल गए उनको गाइड भी किया गया। तो ये नहीं है कि इंडिया के पास सैटेलाइट कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन इंडिया को पाकिस्तान से तो खैर बहुत सुपीरियर चाहिए, जहाँ के इंडिया की स्पेस कैपेबिलिटी एक डिटरेंट बन जाए, और चीन को भी उसका मुकाबला करने के लिए जो अभी भारत के पास है उससे बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि चीन कोशिश करेगा कि आपकी सैटेलाइट्स जो हैं उनको जैम कर दे, या उनको और तरीके से इलेक्ट्रॉनिकली भी सैबोटाज किया जा सकता है, पाकिस्तान के बिहाफ पे भी कर सकता है। इसलिए कई बार स्टालिन बोलते थे कि क्वांटिटी ऑल्सो इज़ ए क्वालिटी, कि आपके पास अगर 3 हैं, कोई 2 खराब कर दे, आपके पास 1 ही बचा। लेकिन आपके पास अगर 33 हैं तो कोई 5 भी खराब कर दे तो आपके पास 28 बचे। इसलिए क्वांटिटी भी अब चाहिए। शेखर, आज के आखिरी दोनों सवाल यूएस के इंटरनल पॉलिटिक्स पे है। इसमें से पहला सवाल प्रबोध ने भेजा है। वो पूछ रहे हैं कि क्या यूएस गवर्नमेंट शटडाउन पर आप कुछ रोशनी डाल सकते हैं, और भारत में इसके समांतर या इसके पैरेलल कोई उदाहरण पर चर्चा कर सकते हैं? देखिए, अमेरिका में ये कई बार शटडाउन का इशू होता है, क्योंकि अमेरिका में आप ध्यान रखें कि वहाँ पे विप सिस्टम नहीं होता। हमारे यहाँ विप सिस्टम है। तो पार्टी का जो विप होता है वो विप इशू करता है कि आप इस बिल के ऊपर, इस इशू के ऊपर इस तरफ वोट करेंगे, हाँ या ना, फॉर और अगेंस्ट, और हर पार्टी के मेंबर को फॉलो करना पड़ता है। अगर ना करो तो फिर आपके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाती है। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में जो जहाँ चाहे वोट कर सकता है, तो इसलिए बाई पार्टीजनशिप होती है वहाँ पे। तो कई इश्यूज ऐसे होते हैं और कई ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे कुछ मेंबर्स का एक स्पेशल पावर भी होती है। जैसे कि आप देखें कि पहले यहाँ पे अमेरिका के राजदूत आ रहे थे, एरिक गारसेटी, तो उनके ऊपर कुछ चार्जेस थे। कैलिफोर्निया में वो गवर्नर थे पहले, लेकिन क्योंकि चार्जेस थे इसलिए उनको लटका के रख दिया, लटका के रखे रखा 2 साल वो नहीं आ पाए, और क्योंकि 2 सेनेटर्स को ऑब्जेक्शन थी, उन्होंने ही उसको लटका दिया था। तो एक फिलीबस्टर होता है अमेरिका में।
फिलिबस्टर का मतलब क्या, बोले जाओ बोले जाओ बोले जाओ, एग्जैक्ट मीनिंग तो उसका ये है। लेकिन फिलिबस्टर जो उनके हिल पे होता है वो ये होता है कि आपने कुछ अड़ंगा डाल दिया, तो उस अड़ंगे से आप ऐसा जैम कर सकते हैं। तो उस अड़ंगे से डेमोक्रेट्स ने इसको जैम किया है। चक शूमर है जो सीनियर डेमोक्रेट्स का लीडर है हाउस का, जी, उसने इसको लीड किया है। तभी बार बार जब डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं तो बोलते हैं बिकॉज ऑफ द चक शूमर शटडाउन। वो चक शूमर उनका फेवरेट आदमी है। भारत में ये आमतौर पे संभव नहीं है। आमतौर पे संभव ये इसलिए नहीं है क्योंकि जो सरकार होती है उसके पास बहुमत होता है, और जो बहुमत है वो सब लोग उसी के साथ वोट करते हैं। एक भी आपका बहुमत है तो आपके साथ वोट करेगा। बीमार भी है तो आप विप इशू करेंगे, आप उसको उठा के लाएंगे। अब देखिए लोगों को हॉस्पिटल से व्हील चेयर पर उठा के लाया गया, कईयों को उनके ड्रिप के साथ लाया गया हमारे यहाँ वोट देने के लिए, कुछ को जेल से लाया गया, पप्पू यादव जैसे। तो हमारे यहाँ वो सब लोग आके वोट करते हैं हमारे यहाँ। लेकिन कभी कभी एक ऐसी स्थिति उठती है जैसे कि देवगौड़ा की सरकार थी, उनका बजट प्रेजेंटेड था। अब बजट पास करने का टाइम आया, बजट पास होने से पहले उनकी सरकार गिर गई। अब उनकी सरकार गिर गई तो उनके पास तो मेजॉरिटी नहीं रही, तो फिर क्या करें। लेकिन फिर सब पार्टियां इकट्ठी हो गई, ठीक ठाक पार्टियां, और उन्होंने कहा कि बजट हम पास होने देंगे। तो फिर भी वो बजट, जब उनकी सरकार गिर गई थी, फिर भी वो बजट उन सब ने मिलके पास कर दिया। तो मैं कहूँगा भारत में फिर भी थोड़ा कंस्ट्रक्टिव है। अब आगे क्या होगा अभी तो कोई सवाल नहीं पैदा होता, क्योंकि रूलिंग पार्टी का तो कोएलिशन मिला के काफ़ी सेफ मेजॉरिटी है, और आजकल रूलिंग पार्टी और अपोजिशन में इतनी बातचीत भी नहीं है। लेकिन आमतौर पे भारत में जब ऐसी स्थिति आई है तो बजट या कोई इम्पोर्टेंट फाइनेंस बिल हो तो उसको पास होने दिया गया है। साथ साथ हमें ये भी याद रखना है कि भारतीय जो सिस्टम है ये एक तरह का ब्रिटिश पार्लियामेंट का सिस्टम है। इसमें अगर कोई फाइनेंस बिल के ऊपर या सब्सटैंटिव बिल के ऊपर कोई सरकार हार जाए या बजट के ऊपर सरकार अगर हार जाए तो सरकार गिर जाती है। कोई आम बिल पे हार जाए वो कोई बात नहीं है, लेकिन फाइनेंस बिल पे अगर हार जाए तो सरकार गिर जाती है। फिर नई सरकार होती है, उसको फिर से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस करना पड़ता है। तो यहाँ ये बहुत बड़ा इशू बन जाता है। इसलिए यहाँ पे इस तरह का शटडाउन आमतौर पे संभव नहीं है, और अगर हो भी जाए तो हमारे यहाँ एक और सिस्टम होता है जिसको वोट ऑन अकाउंट कहते हैं। तो सरकार वोट ऑन अकाउंट ले सकती है कि अभी हम इस पर खर्च करते रहते हैं, बाद में हम इसकी पार्लियामेंट्री क्लियरेंसेस ले लेंगे। और देखिए सभी का सच बात ये भी है कि किस देश में कितनी क्षमता है। अगर यहाँ पे आप 2-3 हफ्ते के लिए सरकार की सारी पेमेंट्स बंद कर दें तो हाहाकार मच जाएगा। अमेरिका में लोगों के पास फिर भी कुछ है, कुछ बैंक में पैसा है, कुछ क्षमता है, और जहाँ ज़्यादा समस्या थी, जैसे ट्रंप ने कहीं से पैसे लेके सेना को दे दिए या कुछ और लोगों को दिए, तो ये चलता रहता है। लेकिन भारत में एक दिन के लिए भी शटडाउन संभव नहीं है। शेखर, आज का आखिरी सवाल रजत गुप्ता ने भेजा है। वो जो अभी का अमेरिका का जो पॉलिटिकल क्लाइमेट है और हाल ही के जो मेयरल इलेक्शंस के जो रिजल्ट दिखे हैं उनका हवाला देते हुए ये पूछ रहे हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के कैबिनेट के सदस्य और अन्य प्रमुख रिपब्लिकन्स, खास तौर पर वो जो अगले राष्ट्रपति चुनाव लड़ने पर विचार कर रहे हैं, क्या उनसे दूरी बनाना शुरू कर देंगे? देखिए अभी तो नहीं, लेकिन आप देखें कि अगले साल क्या होता है, क्योंकि अगले साल मिड टर्म इलेक्शंस हैं। तो देखिए जितना टैरिफ लगाए हैं ट्रंप ने, ये तो हो नहीं सकता कि इससे वहाँ पे इन्फ्लेशन ना बढ़े। ये बढ़ेगी ही, अभी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि अभी अमेरिका में क्या है कि एक तरह की गंगा बह रही है। वो ऐसे गंगा बह रही है कि सबके पाप उसमें धुल रहे हैं। वो गंगा है स्टॉक मार्केट, और स्टॉक मार्केट किस चीज़ पे चल रहा है? स्टॉक मार्केट चल रहा है एआई के ऊपर। तो एआई की मैडनेस है। सब बड़ी बड़ी टेक कंपनियां बहुत पैसे एआई में इन्वेस्ट कर रही हैं, और सबको लग रहा है ये एआई पता नहीं क्या करेगी। सबकी वैल्यूएशन ऊपर चली गई हैं। तो अमेरिका में जो सेविंग्स है लोगों की, बचत आमतौर पे वो स्टॉक मार्केट में है, चाहे म्यूचुअल फंड्स में हो, चाहे डायरेक्टली हो, चाहे कोई डेरिवेटिव्स में हो। तो सबको लग रहा है ठीक चल रहा है। तो ये बहती गंगा में सब हाथ धो रहे हैं। तो अभी उनको इन्फ्लेशन समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ये बढ़ेगा ही, क्योंकि टैरिफ अल्टीमेटली तो कस्टमर को पास होंगे ना, कंज्यूमर को। जो आपको एक्सपोर्ट कर रहा है वो थोड़ा टैरिफ दे रहा है। तो ये जब सब बढ़ेगा और कुछ और प्रॉब्लम्स आएंगी, तो ये काफ़ी संभावना है कि अगले साल, जिसको अमेरिका में कहते हैं फ्लिप द हाउस, विच मीन्स कि अगर आज आपके 51 हैं, उनके 50 हैं, तो अगले साल उनके 2 बढ़ गए। तो अगर ट्रंप की मेजॉरिटी ख़त्म हो गई, आज उनकी मेजॉरिटी ऐसी है, उनकी पार्टी पे पकड़ इतनी है कि उनकी पार्टी के लोग उनके खिलाफ आमतौर पे वोट भी नहीं करते हैं। अभी एक केस में उन्होंने कनाडा के टैरिफ्स के ऊपर मेरे ख्याल उन्होंने वोट दिया उनके खिलाफ।
4 रिपब्लिकन्स ने, उनको भी वो लगातार अच्छी बुरी बातें कह रहे हैं, लेकिन अगले साल ये बदल सकता है। अगर वो बदला तो फिर रिपब्लिकन पार्टी में लोग अपने आप को पोजीशन करना शुरू करेंगे। ट्रंप ऑलरेडी एक तरह से 2 लोगों को पोजीशन कर रहे हैं। अब उन्होंने ये कहना छोड़ दिया है कि मैं तीसरी टर्म लेने वाला हूँ। अभी जो उनका CBS से 60 मिनट्स प्रोग्राम में इंटरव्यू हुआ था, तो उनसे पूछा कि आप 3rd टर्म लेंगे क्या, तो उन्होंने कहा नहीं, अभी मैंने सोचा था पहले, लेकिन अब तो ज़रूरत ही नहीं है, मेरी बेंच इज सो स्ट्रॉन्ग। रिपब्लिकन पार्टी में बेंच स्ट्रेंथ है। और वो बार बार कहते हैं कि JD वैंस भी है और मार्को रूबियो भी है। और मार्को रूबियो पहले वहाँ राष्ट्रपति चुनाव में एक चैलेंजर रह चुके हैं। उनकी जो प्राइमरीज हुई थी रिपब्लिकन पार्टी की, उसमें वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खड़े थे 2016 में। उनकी बहुत डिबेट्स भी आपस में बहुत, और ज़ोरदार डिबेट्स है, मारामारी वाली। तो रिपब्लिकन पार्टी में लोग फिर अपने आप को पोजीशन करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये तो सबको पता ही है कि 2028 में नया चुनाव होगा और उस चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप कंटेस्ट नहीं कर सकते। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने एक दिन कह दिया था, हाँ लोग कहते हैं मैं कर सकता हूँ कि मैं एज वाइस प्रेसिडेंट चुनाव कर लूँ, कोई और प्रेसिडेंट बन जाए, फिर वो रिज़ाइन कर दे तो ऑटोमेटिकली मैं प्रेसिडेंट बन जाऊँगा। तो ऐसा ड्रामा एक बार रशिया में हो चुका है, क्योंकि रशिया में पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें स्थिति ये थी उनके संविधान में कि कोई राष्ट्रपति 2 टर्म के ऊपर नहीं हो सकता। तो पुतिन की 2 टर्म हो गई, छोड़ना तो उन्होंने था नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दिमित्री मेदवेदेव को राष्ट्रपति बना दिया, अपने आप प्राइम मिनिस्टर बन गए, सारी पावर अपने पास रखी। तो तब इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने कवर स्टोरी की थी, उस कवर पे एक फ़ोटो बनाया था, बहुत अच्छा विजुअल था। उसमें पुतिन बैठे हुए हैं, उनकी पॉकेट के अंदर ट्रांसपेरेंट पॉकेट है, पारदर्शी, उसमें एक फ़ोटो रखा हुआ है वो मेदवेदेव का। उसमें कहता है आई एम प्राइम मिनिस्टर, मीट माई प्रेसिडेंट। तो वो मॉडल तो था। फिर जब उसकी टर्म ख़त्म हो गई, क्योंकि लगातार 2 बार नहीं बन सकते, तो पुतिन फिर से बन गए प्रेसिडेंट। उसके बाद पुतिन ने अपना संविधान बदल दिया। अब उनको कोई चिंता ही नहीं है, अब जब तक चाहें, जैसे एर्डोगान ने किया टर्की में, जब तक मंशा है आपकी तब तक रह सकते हैं। ये अमेरिका में संभव नहीं है। और उनको भी बात समझ आ गई। तो उनके लोग कहते हैं मैं पहले वाइस प्रेसिडेंट बन जाऊं, वो तो कोई रोक नहीं है, फिर जो प्रेसिडेंट बनेगा उसको रिज़ाइन कर दूं। अब मैंने देखे लोग जो प्रेसिडेंट बन के रिज़ाइन करते हैं, क्योंकि रूस में सिस्टम और है, यहाँ पे सिस्टम अमेरिका में और है। तो ये अब होने वाला नहीं है। अगले साल से मैं कहूँगा अगले 6 महीने में अमेरिका की राजनीति काफ़ी गर्म होने वाली है। शेखर, हमारा आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। हमें पता है कि इस वक्त पूरे देश के जो नज़र है वो बिहार इलेक्शंस पे है, और हमारी जो इंटेलिजेंट ऑडियंस है उसकी नज़र भी बिहार इलेक्शंस पे ही है। शेखर ने कल एक कट द क्लटर किया है बिहार की इकोनॉमी पे, काफ़ी एक्सपेंसिव है, प्लीज़ उसको देखिए। और आज नेशनल इंटरेस्ट एक किया है उन्होंने बिहार की पॉलिटिक्स पे। सभी का 2 कट द क्लटर है बिहार के ऊपर। एक हमने पटना से किया था, उसमें DK सिंह और सानिया धिग्धा भी साथ में थी, तो वो भी आप शेयर कर लीजिए जी। और एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रशांत किशोर के साथ इंटरव्यू, छोटा सा। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर हाजिर होंगे अगले हफ्ते एक और शेखर से सवाल के साथ।